नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पिनाका स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्या देखेंगे, जो हमारा अगला ऐसे है भारतीय सांस्कृतिक विरासत। इस टॉपिक पे हम जो हमारा 50 मार्कर वाला ऐसे है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें समझेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत वाले टॉपिक से पूछना क्या चाह रहा है। ठीक, तो इस पूरे टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो इसमें जब हम इसको डिकोड करेंगे तो इसकी हमें अवधारणा बतानी है कि विरासत का मूल अर्थ क्या होता है, कि विरासत होता क्या एक्चुअली में। तो विरासत का मूल अर्थ और उसका वर्गीकरण बताना है। इसके बाद महत्व बताना है उसका, कि बहुआयामी सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक महत्व बताना है। चुनौतियां बतानी है और संरक्षण के समक्ष जो बाधाएं हैं वो बतानी है। इसके बाद विकसित भारत 2047 के साथ इसको जोड़ना है। तो हमें यहाँ पे इंट्रो और कंक्लूजन तो बात करेंगे ही, पर ये जो बीच की चीजें हैं इन सबको देखना है। तो आप पाएंगे कि जैसे आप खजुराहो गए होंगे तो खजुराहो क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जिसको 1986 में दर्जा मिला, किस चीज़ का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का। तो खजुराहो क्या हमारी एक विरासत है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इसका इंट्रो कैसे बनना चाहिए सांस्कृतिक विरासत का। तो ये देखिए क्या होता है, हम करंट से इसको जोड़ सकते हैं कि जैसे यूनेस्को ने 2026 में, ठीक है, एंशियंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ इसको क्या किया है, भारत की 45वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। अर्थात भारत में अब 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं। इस 45 में से जो 37 है, फिर 7 है, फिर 1 है, तो कितना हो गया, 7 1 8 7 15 45 हो गए। तो इस ये जो 7 है ये नेचुरल है, जिसमें आपका काजीरंगा सुंदरबन ये सब आ जाते हैं। फिर एक मिक्स है जिसमें आपका क्या आ जाता है, एक मिक्स वाले में आपका क्या आ जाता है, आपका कंचनजंगा आ जाता है। फिर बाकी के जो 37 है जिसमें 3 हमारे मध्य प्रदेश में है, खजुराहो सांची भीमबेटका। इसके अलावा जैसे आगरा का फोर्ट है यूपी वगैरह में, तो ऐसे टोटल 37 है, जिसमें अभी नया जुड़ा है क्या, 45th आपका सारनाथ। तो ये देखिए, ये है आपका सारनाथ जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसके माध्यम से हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इंट्रो इसका कैसा बनना चाहिए। तो इसका इंट्रो कुछ ऐसा बनेगा कि इसको आप एक कहानी के थ्रू बता सकते हैं या करंट अफेयर से बना सकते हैं। तो करंट अफेयर और कहानी मिक्स करके आप बना सकते हैं कि जैसे हाल ही में भारत के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिससे भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया। इसी समाचार पर एक विद्यालय में इतिहास की कक्षा चल रही थी। शिक्षक विद्यार्थियों को सारनाथ के महत्व के बारे में बता रहे थे। तो एक छात्र जो है पूछता है कि किसी स्थान को विश्व धरोहर घोषित करने का क्या अर्थ होता है, क्या केवल कोई पुरानी इमारत या खंडर ही विश्व धरोहर बन जाती है। तो उसको टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा नहीं होता, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिर्फ वही बन सकती हैं जो, मतलब ये कोई केवल ईंट पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं होती, वह किसी राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति ज्ञान परंपरा जीवन मूल्यों की जीवंत पहचान होती है। ऐसे स्थल केवल एक देश की धरोहर नहीं होते, बल्कि संपूर्ण मानवता की साझा विरासत माने जाते हैं। इसलिए उनका संरक्षण पूरी दुनिया की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो ये करंट प्लस एक स्टोरी के माध्यम से आप अपना इंट्रो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आगे इसमें हम क्या लिख सकते हैं। तो हमने अपना जो 100 वर्ड्स थे या 120 वर्ड्स के आसपास हमने क्या कर दिया, हमने बना दिया कि इंट्रो बना दिया, अपना एक इंट्रो तैयार हो गया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सीधे लिंक करते जाएंगे कि अब हमने सांस्कृतिक विरासत का इंट्रो बता दिया, तो अब ये बताएंगे कि सांस्कृतिक विरासत होती क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। तो सांस्कृतिक विरासत क्या होती है, किसी राष्ट्र की पहचान सभ्यता जीवन मूल्यों परंपराओं ऐतिहासिक विकास का जीवंत प्रतिबिंब होती है। यह वह धरोहर होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती है तथा समाज को उसकी विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। तो ये होती है क्या, सांस्कृतिक विरासत। अब इसको आप कोडिफाई करिए, जैसे संस्कृति और विरासत। अब संस्कृति का मतलब क्या होता है, संस्कृति का मतलब होता है कि जीवन जीने का तरीका मूल्य विश्वास कला भाषा परंपरा सामाजिक व्यवहार, ये होती है संस्कृति। तो जैसे होता है ना नाउन, एक होता है नाउन एक होता है एडजेक्टिव। तो संस्कृति क्या है, नाउन है, और सांस्कृतिक क्या है, उसका एडजेक्टिव है। उस तो जो संस्कृति की विशेषता बताता है उसको हम सांस्कृतिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब है। तो और विरासत का क्या मतलब है, संस्कृति इतिहास और पहचान। ठीक है, तो यह त्रिवेणी ही किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। तो विरासत में क्या देखते हैं,
पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई वह अमूल्य धरोहर जिसका संरक्षण वर्तमान पीढ़ी करती है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास क्या विरासत में छोड़ के गए थे तुम्हारे पास तुम्हारे दादाजी, या कुछ भी जो अपन व्यंग में बोलते हैं। तो विरासत का मतलब यह है कि जो हमारे, जैसे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ पे, अब आज से कितने साल पहले, लगभग लगभग 2600 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने वहां अपना पहला उपदेश दिया होगा। तो आज 2500 साल बाद भी हम उस चीज़ को क्यों रिमेम्बर कर पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ हुई, वहाँ पे हमारे कुछ कल्चरल चीज़ें हमारी आज भी वहाँ पे मौजूद है, इसलिए हम उस चीज़ को आज भी क्या कर पा रहे हैं, याद करते हैं, और इसलिए हम उसको प्रिजर्व करते हैं। तो ये सांस्कृतिक विरासत की अवधारणा है यहाँ पे, और ये सांस्कृतिक विरासत का मतलब होता है। आगे हम देखेंगे कि सांस्कृतिक विरासत तो हमने देख लिया कि क्या होती है, कि कोई मतलब सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, इन सबको क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे लेके जाती है सांस्कृतिक विरासत। तो इसके टाइप क्या क्या होते हैं, इसके अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली 4 टाइप के। जैसे आप देखेंगे, पहला होता है मूर्त, दूसरा होता है अमूर्त, तीसरा होता है प्राकृतिक, चौथा होता है बौद्धिक। तो मूर्त जो होती है, जो टेंजिबल हेरिटेज होती है, उसका मतलब ये होता है कि जिसको आप ऐसी धरोहरें या ऐसी सांस्कृतिक विरासतें जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ताजमहल हो गया, अब आप ताजमहल छू सकते हैं ना, फोटो खिंचा सकते हैं, बढ़िया। इसके अलावा सांची स्तूप, खजुराहो मंदिर, लाल किला, कुतुब मीनार, ठीक है, किले, मंदिर, मस्जिद, गुफाएं, ये सब कैसी चीजें होती हैं, ये सब टेंजिबल होती हैं, इनको आप टच कर सकते हैं। इसके अलावा अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें, वे परंपराएं, कलाएं जो समाज की सांस्कृतिक आत्मा को व्यक्त करती हैं। जैसे योग है, आप किसी को योग करते हुए देख सकते हैं, लेकिन योग जो महसूस होगा वो सिर्फ योग करने वाला ही महसूस कर सकता है। कि उस, मान लीजिए जिसने अष्टांग योग सीख लिया, तो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन, अब वो समाधि के स्तर पे पहुंच रहा है या ध्यान के स्तर पे है, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि क्या महसूस कर रहा है, जब तक आप उसको करेंगे नहीं। तो ये इंटेंजिबल चीज है गई। इसके अलावा कुंभ मेला, आप कुंभ मेला गए, आपको लोगों की भीड़ दिख रही है, पर क्या कहीं पे आप उस चीज को सिर्फ आप फील कर सकते हैं, इंटरनल, आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। फिर लोकगीत हो गई, आप संगीत सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते। फिर वैसे ही लोक नृत्य हो गए, भाषा, हस्तशिल्प, त्योहार, लोक परंपराएं, दीपावली वगैरह जैसे हैं। तो इस तरीके से जो अमूर्त चीजें होती हैं, ये ऐसी चीजें हम महसूस कर सकते हैं, जो हमें, जिन्हें हम अपनी मतलब सांस्कृतिक आत्मा को व्यक्त करते हैं, जो चीजें वो इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं प्राकृतिक विरासत। तो प्राकृतिक विरासत में क्या देखेंगे आप, कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त धरोहरें जो पर्यावरण और संस्कृति दोनों का हिस्सा होती हैं। जैसे नेशनल पार्क हो गया, पश्चिमी घाट हो गए, सुंदरवन हो गए, नर्मदा नदी हो गई, हिमालय हो गई। जैसे आप देखेंगे कि उत्तराखंड ने नर्मदा नदी को किस चीज़ का दर्जा दिया, सॉरी, गंगा नदी को दर्जा दिया जीवंत नदी का। कि आप इसमें प्लास्टिक कूड़ा करकट आप फेंकने का मतलब ऐसा यही है, जैसे कि आप रास्ते पे चल रहे हैं, कोई आपके ऊपर कूड़ा करकट डाल दे, तो उनको जीवित दर्जा दिया गया कि ये जीवित चीज़ें हैं। तो प्राकृतिक विरासत जो है हमारी, ये सब है। फिर बौद्धिक विरासत में, तो बौद्धिक विरासत में जैसे हमारे पास जो ज्ञान, दर्शन, वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो वेद है, उपनिषद है, आयुर्वेद है, योग है, गणित है, खगोल विज्ञान, संस्कृत साहित्य, ये सब क्या है, ये सब हमारी धरोहरें हैं। कैसी धरोहरें हैं, बौद्धिक धरोहरें हैं, बौद्धिक विरासत है हमारी ये सब। तो हमने क्या देखा, सांस्कृतिक विरासत के कुछ प्रकार देखे। अब हम कुछ इमेज के माध्यम से आप देखिए, जो आपको देखने में ये समझ में अच्छी से आएगी। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे जो आगरा फोर्ट है, ये हमारा क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज है। अजंता केव्स हुई, एंशियंट बौद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ अभी बनी। फिर उसके बाद आप देखिए नालंदा महाविहार, फिर बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची जो अपना मध्य प्रदेश में है, रायसेन में। फिर उसके बाद आप देखिए चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स है गोवा में। फिर धौलावीरा है, एलिफेंटा केव्स है, जयपुर सिटी है, हुमायूं टॉम्ब है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद है, हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान है, ग्रुप मॉन्यूमेंट्स ऑफ पटक, ये पटडकल है। फिर ग्रुप मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम है, फिर हम्पी के मॉन्यूमेंट्स हैं, फिर चोला टेम्पल्स हैं, फतेहपुर सीकरी है, एलोरा केव्स हैं। ऐसे वेरियस हैं, जो टोटल 37 अब हो चुकी हैं, मतलब जो कैसी हैं, हिस्टोरिकल हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ हमारे पास कैसी नेचुरल हैं। तो नेचुरल में आप देखेंगे जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसके बाद काजीरंगा, नेवलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क, फिर मानस, फिर आपका कंचनजंगा मिक्स में आ जाता है, फिर नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स, सुंदरवन और वेस्टर्न घाट्स। तो ये हमारे कुछ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और एक हमारा जो कंचनजंगा है, ये मिक्स्ड में आता है। तो ये यूनेस्को द्वारा है, इनको आप ऐड कर सकते हैं अपने ऐसे में। इसके बाद जो मैंने आपको, ये सब मैंने आपको क्या बता दिया, टेंजिबल बता दिया। आप नेशनल पार्क घूम सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो
अब ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं जो हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे योग हो गया। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का प्राचीन विज्ञान है, जो भारत की अमूल्य धरोहर है। इसके बाद आप देखिए कुंभ मेला, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक परंपराएं, त्योहार, हस्तशिल्प, भाषा, ये सब क्या है, हमारी अमूर्त विरासतें हैं। तो ये अगली चीज हो गई जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बौद्धिक विरासत, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, गणित, खगोल विज्ञान, संस्कृत साहित्य, ये तमाम चीजें जो है हमारी क्या है, बौद्धिक विरासतें हैं, जो कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो जो हमारी विरासतें हैं, उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप डाल सकते हैं अपने ऐसे में अच्छे से। फिर उसके बाद सांस्कृतिक विरासत का जब हमने अभी सब कुछ देख लिया, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसका महत्व क्या है। हमने क्या देख लिया, सांस्कृतिक विरासत का इंट्रो कैसा बनना चाहिए देख लिया। इसके बाद हमने देख लिया कि सांस्कृतिक विरासत होती क्या है, मतलब उसकी अवधारणा क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो हमने दोनों वर्ड को डिकोड करके भी देख लिया। इसके बाद हमने क्या देखा कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल। इसके अलावा हमने देखा कि जो बौद्धिक हैं वो देखा, और इसके अलावा हमने क्या देखा, प्राकृतिक देखा। ठीक है, फिर यूनेस्को ने जिन जिन को दर्जा दे दिया भारत की, उनको भी देखा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि महत्व क्या है इनका। तो आप देखेंगे कि इनका सामाजिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, शैक्षिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, साथ ही साथ में इनका आर्थिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व और कूटनीतिक महत्व है। तो पहले हम देख लेते हैं इनका सामाजिक महत्व क्या है। तो देखिए, ये सामाजिक समरसता बढ़ाती है, विविधता में एकता को मजबूत करती है, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाती है। आप सांस्कृतिक विरासत कहीं देखने जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे लेट सपोज आप हिंदू रिलीजन के हैं और आप घूमने गए, आपने खजुराहो के मंदिर घूमे। अब खजुराहो में जैन, बुद्धिस्ट, जैन हो गए, शाक्त हो गए, और हिंदू धर्म के भी टेम्पल्स हैं। तो वहाँ आपको जो लोग मिलेंगे, सब आपके रिलीजन वाले ही मिलेंगे, कॉमन रिलीजन वाले मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप उनको देखेंगे, वो आपको देखेंगे, फिर उसके बाद एक कोलैबोरेशन बन रहा है कि यार हाँ, इतने सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो अब और भी लोग प्रमोट होंगे कि और घूमना चाहिए। एक सामाजिक समरसता बढ़ती है, डाइवर्सिटी आती है, यूनिटी में डाइवर्सिटी आती है, फिर सामुदायिक सहभागिता बढ़ाती है ये। इसके अलावा कल्चरल इंपॉर्टेंस आप देखेंगे तो सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखती है। कि मतलब आप सोचिए ना कि अगर मान लीजिए आज आप मर जाएं, 2026 चल रहा है, आज आप मर जाएं, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए जो आप छोड़ के गए, जो आपके आने वाले लोग देखें। तो लेट सपोज मान लीजिए आपने अपने घर में कोई मंदिर ही बनाया होगा, और आज जो आपका पुत्र होगा वो आज से 20 साल बाद जब उसको देखता रहेगा, तो उसको ये चीज़ रहेगी कि यार ये कुछ छोड़ छोड़ के गए थे मेरे लिए। वो चीज़ वो तोड़ेगा भी नहीं, खराब भी नहीं करेगा। तो ऐसे आप देखिए, जो बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, या सांची है, आप सांची जाते हैं तो सोचिए वो अशोक, सम्राट अशोक ने उसका निर्माण कराया था। आप अशोक को नहीं जानते, व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानते, लेकिन उन्होंने वो जो चीज़ छोड़ के गई, जो धरोहर छोड़ के गई, वो आप आज भी देखने जाते हैं और उससे ज्ञान सीख के आते हैं। तो ये हमारी जो परंपरा है, मूल्य है, उसका संरक्षण करती है, राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाती है। जैसे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, आज भी उसको विदेशों से लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय गौरव को ही बढ़ाती है। फिर शैक्षिक महत्व आप देखिए कि शोध और अध्ययन को बढ़ावा देती है। कि आपको ये जानना हो कि उस जमाने में लोग कैसे रहते होंगे, इतनी ठंड में लोग कैसे मान लीजिए अपना गुजर बसर करते होंगे। आज तो आपके पास ब्लैंकेट है, रजाई है, सब कुछ चीज़ें हैं। गर्मी में कैसे रहते होंगे, केव्स के अंदर कैसे रह रहे थे। ठीक, ये जब सब चीज़ें आप देखेंगे, जानेंगे, तो आज से जब रिलेट करेंगे तो आप समझेंगे कि उस जमाने में किस तरीके की चीज़ें थी और आज कैसी चीज़ें हैं। तो ये इसमें आप रिसर्च स्टडी करके उन चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर मूल्य शिक्षा प्रदान करती है, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करती है। इसके अलावा ऐतिहासिक महत्व जो है, तो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। जैसे कि आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ग्रिड पद्धति में जो घर बने हुए थे, ठीक है, तो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं। तो आज जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो चालू हुआ था, तो उसमें क्या था, ये सब चीज़ें होती थी, स्मार्ट सड़कें बनानी है, ऐसी सड़कें बनानी है कि ग्रिड पद्धति में डेवलप करना है, सीवेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, सब कुछ रिसाइकल होना चाहिए। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये अतीत को वर्तमान से ही तो जोड़ा गया। फिर इतिहास और सभ्यता का संरक्षण करती है ये, नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से परिचित कराती है, ताकि उनको ये पता चले कि जो आज हमने, जो आज हम जी रहे हैं, जो आज हम देख रहे हैं, ये इसके पहले जो लोग थे इसको किस तरीके से बना के गए और इन्होंने क्या उस पर कंट्रीब्यूशन दिया। फिर आप हम अगला अगर देखेंगे कि दूसरा भाग इसी का था, इकोनॉमिक देखेंगे। कि इकोनॉमिक देखिए, अब ये पर्यटन को बढ़ावा देगी। अब आप कहीं घूमने जाएंगे, लेट सपोज आप सांची घूमने गए, तो 50 रुपये का टिकट कटाए, 30 रुपये का टिकट कटाए, फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा होता है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है।
जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो गाइड बन जाते हैं, या वही टिकट काउंटर में बैठे हुए हैं तो उनको जॉब मिल रही है। इसके अलावा हस्तशिल्प एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलता है, विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, जैसे फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं कुछ जगहों पे, जैसे ताजमहल जाइए घूमने, उदयपुर जाइए, ऋषिकेश, जयपुर, यहाँ जाइए तो बहुत फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो उससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। फिर आध्यात्मिक महत्व भी है कि जैसे योग वगैरह क्या है, योग वगैरह स्पिरिचुअल टाइप की चीज़ें हैं, तो नैतिक मूल्यों का विकास होता है उससे, आध्यात्मिक चेतना का प्रसार होता है, जीवन में संतुलन और शांति आती है। आप सांची जाइए, वहाँ पे जब आप उस एटमॉस्फेयर में रहेंगे वो सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको, तो आपको अपने आप वहाँ पे मेडिटेटिव सा लगना महसूस हो जाएगा। आप किसी शोरगुल वाली जगह पे जाएंगे तो आपको वैसा महसूस होने लग जाएगा। तो ये स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। फिर कूटनीतिक महत्व है, जैसे कि भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत होती है, सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा मिलता है, वैश्विक स्तर पर भारत की सकारात्मक पहचान बनती है। जैसे जापान में, श्रीलंका में, म्यांमार में और भी बहुत जगहों पे जहाँ पे बौद्धिस्ट धर्म फॉलो किया जाता है, और इंडिया में वो चीज़ फॉलो की जाती है। तो बुद्धिज्म फॉलो करने वाले वो लोग क्या होते हैं, जैसे भारत में नालंदा आते हैं वो लोग, या भारत में जैसे फायान आया था, सियुकी आया था, फायान आया था, वेनसांग आया था, इत्सिंग आया था, तो ये सब लोग वहाँ से बौद्धिस्ट चीज़ों को पढ़ने के लिए आए हुए थे। तो आज भी ऐसे जापानीज लोग जो हैं बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को देखने आते हैं, जो बाहर एनआरआई लोग रह रहे हैं वो सब देखने आते हैं, या फिर जैसे कोई भारतीय मूल का आदमी विदेश में पीएम बन गया, राष्ट्रपति बन गया, तो यहाँ की चीज़ों को प्रमोट करता है वहाँ, जैसे इंडोनेशिया में रामायण होती है, ठीक, जबकि वो मुस्लिम प्रोन कंट्री है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कूटनीतिक इंपॉर्टेंस इसकी दिखाती है। अब इसके बाद अगर हमने महत्व देख लिया तो इसकी कुछ रेलिवेंट भी होना चाहिए वर्तमान में, कि आज के समय में क्या इसको लोग पूछ रहे हैं, आज के समय में इनकी वैल्यू है कि नहीं है। तो बिल्कुल है, ये एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में वैल्यू है, भारत की दिखाती है, पर्यटन का डेवलपमेंट करती है। ठीक है, अब लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाने लगे हैं ऐसी जगहों पे, आप सारनाथ जाइए, और कोई बनारस जा रहा है तो सारनाथ जरूर जाता है, 8-10 किलोमीटर की डायमेंशन में ही है, तो अगर आप बनारस जा रहे हैं तो सारनाथ आदमी जरूर जाता है। वैश्विक नेतृत्व, G20 में जैसे क्या थीम रखी गई, वसुधैव कुटुंबकम, इसके विचार से वैश्विक मंच पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है भारत। फिर उसके बाद डिजिटल संरक्षण होता है, डिजिटल माध्यमों से प्राचीन और लुप्तप्राय विरासत का संरक्षण किया जाता है, अर्थव्यवस्था में रोल अदा करती है, क्रिएटिव इकोनॉमी बनाती है। फिर विश्व गुरु भारत, तो विश्व गुरु भारत की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाती है, कि आपके पास ऐसा क्या है विश्व को देने के लिए, तो भारत के पास विश्व के देने के लिए ये है, उसके पास सबसे पुरानी सभ्यता है जो वो दे सकता है, जिसके बारे में उसको ज्ञान भी दे सकता है। फिर ये राष्ट्रीय विकास में भी कुछ योगदान करती है, तो जो हमने पहले ही देखा, जो महत्व वाले में ही ये शामिल हो जाएगा, कि आर्थिक क्षेत्र में योगदान देती है, जैसे कि पर्यटन को बढ़ावा देगी, तो वहाँ होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, हस्तशिल्प और स्थानीय उद्योगों का सर्वांगीण विकास होगा। सामाजिक क्षेत्र में कैसे योगदान देती है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे करके। सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे देती है, भारतीय पहचान, विविधता, युगों पुरानी परंपराओं को अक्षुण्ण बना करके। पर्यावरण क्षेत्र में कैसे देती है, पारंपरिक ज्ञान, लोक प्रथाओं के माध्यम से प्रकृति संरक्षण और सतत जीवन शैली के बारे में बताती है। और वैश्विक क्षेत्र पे क्या करती है, जो सॉफ्ट पावर है उसको स्ट्रेंथ करती है। सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है, हम वहाँ पे कोई सामान नहीं बेच रहे होते, वहाँ पे हम किसी आइडियोलॉजी को, वहाँ पे हम एक ऐसी इंटेंजिबल चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। जैसे योगा हो गया, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, पूरा विश्व लगभग 180 से ज़्यादा देश उस दिन योगा करने बैठ जाते हैं। भारत का योगा है, लेकिन भारत में भले कोई सुबह चटाई बिछा के योगा नहीं कर रहा, लेकिन उस दिन पूरा विश्व 21 तारीख को योगा करता है। तो ये सब हमारी सॉफ्ट पावर है, जिसके थ्रू हम एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करते हैं। अब सब कुछ अच्छा अच्छा तो होगा नहीं, कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो उन चैलेंजेस में क्या आता है, सबसे पहले कि सामाजिक, भौतिक और प्रशासनिक 3 टाइप के चैलेंजेस से मिलेंगे आपको। तो एक चैलेंजेस आपका आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का प्रभाव है, सांस्कृतिक विस्मृति, पारंपरिक कलाओं का क्षरण और युवाओं में घटती रुचि। लेट सपोज आप, कहना चाहिए कि आपके घर में सत्यनारायण की कथा है, और आपके घर में 20 साल 25 साल के बच्चे हैं, तो वो बैठना पसंद नहीं करेंगे, फ़ोन ही चला रहे हैं उसमें। लेकिन वही कोई पार्टी कर दो, बर्थडे पार्टी कर दो, तो सब बैठेंगे। तो ऐसे ही अगर उनको आप घुमाने ले जाओ, गोवा ले जाओ, या कहीं शिवराजपुर बीच ले जाओ, द्वारका घुमाने, वहाँ चले जाएंगे। लेकिन आप उनको बोलोगे चलो मंदिर चलते हैं, तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो उनको उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो चैलेंज, ये एक बड़ा चैलेंज है कि देश में 65% से ज़्यादा आबादी जो है युवा के आसपास 35 साल से कम की है, और उन्हीं का इन चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं है। तो उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए। फिर भौतिक व पर्यावरणीय खतरे हैं, धरोहरों पर अवैध अतिक्रमण है, जाते हैं लोग क्या करके आ जाते हैं, ऐसा बना करके आ जाते हैं, फलाना फलाना नाम लिख देते हैं। अब वो इतनी पुरानी चीज़ है, 2500 साल पुरानी चीज़ है, और उस पर ऐसा आप उकेर के आ गए हैं, है ना, कि यहाँ पे फलाने का नाम लिख दिए, यहाँ पे अपने फलाने का नाम लिख दिए। इससे क्या होता है, वो जो चीज़ है वो खराब हो रही है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर प्रदूषण, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो ताजमहल है
वो लगातार एयर पोल्यूशन की वजह से उसका क्षरण होता जा रहा है, जो इतना अच्छा उसका संगमरमर है वो खराब हो रहा है। फिर अनियंत्रित शहरीकरण। अब लेट सपोज कोई बहुत पुरानी मंदिर है या बहुत पुरानी कोई इमारत है जिसको विरासत के रूप में रखा गया है, लेकिन अब वो शहर के विकास के बीच में आ रही है तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ऐसा कुछ ना हो कि अगर ये रास्ता यहाँ से जा रहा तो ऐसा भी जा सकता है, इसको छोड़ दिया जाए। फिर प्रशासनिक व आर्थिक बाधाएं हैं। तो प्राचीन कलाकृतियों की अवैध तस्करी, संरक्षण हेतु वित्तीय संसाधनों की भारी कमी है। जो साउथ में बहुत सारी जो टेम्पल्स हैं, जैसे कि जो जो अपना चेन्नई वाला हिस्सा है यहाँ पास, इस पे इस एरिया पे जैसे बहुत सारे चोलास राजाओं ने जो मंदिर बनवाए, तो यहाँ पे बहुत स्वर्ण मूर्तियां थी, बहुत ही मेटेलिक मूर्तियां थी। इन सबको क्या किया जाता था, चोरी करके समुद्र में फेंक दिया जाता था। फिर बाद में वहां से उसको वहां पे कलेक्ट करके उसकी तस्करी कर देते थे, विदेशों में बेच देते थे। तो आज भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि मोदी जी इस देश पे गए तो उस देश के प्रधानमंत्री ने फलाने समय की कोई मूर्ति उनको क्या करी, उपहार में, मतलब हमारी देश की मूर्ति को हमको उपहार में दिया जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, अवैध तस्करी हो जा रही है उनकी। तो ये तीन चार चीज़ें जो हैं, इसके अलावा और कई चीज़ें आप देखेंगे, जैसे कि ये क्या होता है, यही सांस्कृतिक विरासत को की उपेक्षा केवल अतीत की क्षति नहीं होती इससे, या राष्ट्र की पहचान और भविष्य की नींव को भी क्या करती, कमजोर करती है। तो ये कुछ जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इन चैलेंजेस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने से ही फिर क्या होगा, सांस्कृतिक विरासत संरक्षित होगी। तो सरकार कुछ तो करेगी संरक्षण करने के लिए। तो आप सुनते होंगे जैसे ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ASI क्या करती है कि सबसे पहले तो वो किसी जगह को क्या करती है कि इसको सांस्कृतिक विरासत बनाना है कि नहीं बनाना, ये सरकार को बताती है। ठीक है, उसको समझ में आता है कि हाँ इस चीज़ की कोई रेलेवेंसी है, ये इतनी पुरानी है, सब कार्बन डेटिंग से जांच करती है। उसके बाद फिर आगे उसको फिर क्या टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को डालती है, फिर उसको मेन लिस्ट में डाल देती है। फिर ऐसी सरकार प्रसाद योजना चला रही है जिससे तीर्थ स्थलों का विकास होगा। फिर वैसी स्वदेश दर्शन स्कीम चलाई जा रही है, तो इसमें विरासत पर्यटन सर्किट बनाए जाते हैं। फिर ऐसे हृदय मिशन है, ऐतिहासिक शहरों को यहाँ पे पुनरुद्धार किया जाता है। इसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इसमें क्या होता है, जैसे आप रह रहे हैं मेघालय में और कोई रह रहा है बिहार में या कोई रह रहा है गुजरात में, तो वो एक दूसरे के कल्चरल को एक्सचेंज करते हैं, वो वहाँ घूमने जाता है, यहाँ घूमने जाते हैं। इस तरीके से एक जगह की चीज़ें दूसरे जगह के लोग जानते हैं। फिर एडॉप्ट अ हेरिटेज, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी। इसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कुछ समय पहले लाल किले को प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया उसका सब कुछ मेंटेनेंस करने के लिए। तो एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम इसमें काम करेगी। फिर उसके अलावा यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना करके इंटेंजिबल और टेंजिबल जैसे लिस्ट बना करके क्या करती है, उनका संरक्षण करती है। यूनेस्को के पास वो चीज़ चली जाती है तो वो क्या हो जाती है, वैश्विक लेवल पे ग्लोरीफाई हो जाती है। और उससे होता ये है कि राष्ट्र को भी मतलब जो वो उस देश की जो सरकार है उसको भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और उसकी वजह से फंडिंग भी अच्छी आ जाती है और उनका संरक्षण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम कुछ उपाय दे सकते हैं उनके, उसको संरक्षण ऐसा कर सकते हो आप कि व्यापक जन भागीदारी को बढ़ावा देना। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई चल रही थी, तो जब खुदाई चालू भी नहीं हुई थी तो उसके बहुत समय पहले, मतलब 1857 की क्रांति के आसपास में, तो जिस ईंटों से वहाँ जो बनाए गए थे, निर्माण किए कार्य किए गए थे, तो लोगों ने वहाँ की ईंटों को उठा उठा के अपने घर बनाने शुरू कर दिए। बाद में फिर जब कनिंघम साहब उसमें जुड़े और भी जब उसमें डेवलपमेंट हुआ तो उसको लगा कि भाई ये इन चीज़ों को आप क्या, ये हेरिटेज है, इनको संरक्षित रखा जाए। तो वहाँ के लोगों को बताना होगा कि ईंट का ढेर नहीं है, ये बहुत पुरानी सभ्यता और संस्कृति है जिसको हमें संरक्षित करना है आगे। फिर उसके बाद स्थानीय समुदाय को सक्रिय भागीदारी तथा पारंपरिक कलाकारों को आर्थिक सहायता देनी है। जैसे कि लहरी बाई है, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बीजों को संरक्षण किया। जैसे कि दुर्गाबाई व्योम है, पेंटिंग बनाती हैं। इसके अलावा आप देखिए जैसे जोधैया बाई बैगा जो खत्म हो गई, बैगा जनजाति की थी, तो इन्होंने पेंटिंग बनाई। तो इन ये जो लोक कलाएं, ये जो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, गुण चित्र बना रहे हैं, बैगा चित्रकारी कर रहे हैं, इन सबको प्रमोट करना है। उन लोगों को क्या करना है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो लोग इसको बड़े लेवल पे प्रमोट कर सकें। जैसे कि जो अपने जनगढ़ सिंह श्याम थे, वो जापान गए थे, जापान तक गोंड पेंटिंग को लेकर के गए थे। इस तरीके से इनको प्लेटफॉर्म देना है। फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करना है, AI और GIS का प्रभावी उपयोग करना है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि उन चीज़ों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेकर के आना ताकि उसकी लोग ऑनलाइन बुकिंग भी कर सके कि वहाँ घूमने जाना है, ऐसा नहीं वहीं जाकर टिकट कटा रहे हैं। उसको सब उसमें पता चल जाए कितने तारीख को खुला रहता है, इस तारीख को बंद रहता है, इतने बजे तक खुला रहता है। जैसे
ताजमहल है, आप चांदनी रात में देखने जाएंगे ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ये सब पता करना पड़ता है। तो ये सब कैसे पता चलना चाहिए आपको, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पता चल जाएगा। फिर एक सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसमें क्या करना है कि उस टूरिस्ट साइट पे जो टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं, तो उस जगह पे हमें एक सैनिटेशन मेंटेन रखना है, उस एरिया को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है, ताकि वहाँ तक पहुँचना आसान हो, वहाँ से निकलना आसान हो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। वहाँ पे आसपास में क्या होने चाहिए, आपका कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे होटल्स वगैरह होने चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। फिर उसके बाद हम इसको विकसित भारत से जोड़ेंगे। बिना विकसित भारत 2047 से जोड़े कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो हमें हेरिटेज लेड डेवलपमेंट, मतलब विरासत चालित समावेशी और सतत विकास मॉडल अपनाना होगा। कि हमें ऐसा नहीं कि 2047 में हमारे पास ऐसा हो जाए कि हम एआई ही करने लग जाएं और हमारा पूरा जो विकसित भारत कॉन्सेप्ट है वो टेक्नोलॉजिकल हो जाए और हम ये सारी चीज़ें भूल जाएं। तो सांस्कृतिक विरासत को साथ में लेके चलना है। फिर सांस्कृतिक और आर्थिक संवर्धन करना है, कि सांस्कृतिक पर्यटन का विस्तार करना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देनी है, बड़े पैमाने पर रोजगार बनाना है और क्रिएटिव इकोनॉमी को मजबूती देनी है। मतलब कि जैसे आप इटली वगैरह देखिए, स्पेन देखिए, फ्रांस देखिए, स्विट्जरलैंड देखिए, ये सब टूरिस्ट इकोनॉमी पे चलते हैं। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिज्म आता है। जैसे आप उदयपुर जाइए, राजस्थान देखिए, जोधपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, और भी जगह पे जाते हैं, तो वो पूरा जो स्टेट है वो टूरिज्म पे बहुत अच्छा चलता है। तो ऐसे ही हमें हमारे पास, जैसे हमारे पास भीम बेटिका है, तो आप देखेंगे कि जो भीम बेटिका है वहाँ पे आपका प्राग ऐतिहासिक मानव भी रहता था, आदि ऐतिहासिक मानव भी रहता है, और अभी इतिहास काल का मानव भी रहता है। मतलब ये इतनी पुरानी साइट है, मतलब 10,000 15,000 साल पुरानी जगह है। तो इन जगहों को हमें प्रमोट करना होगा, लोगों को बताना होगा कि देखिए यहाँ पे ऐसे आदि मानव रहते थे, यहाँ पे पेंटिंग बनाई। तो उस तरीके से जैसे प्रमोट किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, सरकार को अच्छा रेवेन्यू भी आएगा और जो सांस्कृतिक विरासत है उनका संरक्षण भी अच्छा होगा। फिर वैश्विक पटल पर जो भारत है उसकी इमेज भी अच्छी बनेगी कि यार भारत में 10,000 साल 20,000 साल पुरानी चीज़ें हैं। इसके अलावा तो ये विश्व गुरु भारत की जो पुनः स्थापना है उसमें काम करेगा। फिर आप देखिए इसमें निष्कर्ष में ऐसे एक लाइन जोड़ सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत की वस्तु नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 की आत्मा और आर्थिक सामाजिक प्रगति की सबसे मजबूत आधारशिला है। इसके अलावा हमको जो मेन निष्कर्ष है जो हम कनेक्ट करेंगे, कि जो बच्चा था उस क्लास में सवाल पूछ रहा था कि सर क्या किसी खंडहर को, टूटी फूटी इमारतों को ही हम वर्ल्ड हेरिटेज बनाते हैं क्या, तो वो बच्चे को ही हम लास्ट में लेकर के आएंगे। और वो बच्चा जब कुछ सालों बाद सारनाथ घूमने जाएगा, तो आप देखिए वो क्या महसूस करेगा। इसको पढ़िए आप, कि जब वह छात्र भविष्य में फिर कभी सारनाथ जाएगा, तो उसे केवल एक प्राचीन बौद्ध स्थल दिखाई नहीं देगा, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान परंपरा का जीवन स्वरूप दिखाई देगा। यही सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक शक्ति है, जो इतिहास को वर्तमान से, वर्तमान को भविष्य से जोड़ती है। इसलिए विरासत का संरक्षण किसी एक स्मारक या परंपरा को बचाना नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी पहचान और उसकी सांस्कृतिक चेतना को अक्षुण्ण बनाए रखना है। अक्षुण्ण बनाने का मतलब होता है जैसे का तैसा बनाए रखना। आज से 10 साल बाद भी ऐसी रहे, 20 साल बाद भी ऐसी रहे। विकसित भारत 2047 की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब आधुनिकता की गति और सांस्कृतिक विरासत की गरिमा एक साथ आगे बढ़ेगी। इस तरीके से आपका जो निबंध है वो निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा, जो वो इंट्रो से मिक्स हो जाएगा। तो हम जिस बच्चे के मन में क्यूरोसिटी पैदा किए थे कि सांस्कृतिक विरासत क्यों किया जाता है, ये खंडहर को ही किया जाता है क्या, वही बच्चा जब बाद में जाएगा, पहुंचेगा कुछ सालों बाद, जब वो चीज़ देखेगा, तो उसको महसूस होगा कि मैं जिसको खंडहर समझ रहा था वो सिर्फ खंडहर नहीं था, वो एक तो अपने आप में अपनी एक सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए था। तो इस तरीके से हमारा जो निबंध है वो समाप्त होगा, और आगे ऐसे ही और निबंध आएंगे, आप उनको देखते रहिएगा। तो इस निबंध में हमने क्या देखा कि सांस्कृतिक विरासत का इंट्रो समझा, और उस इंट्रो को हमने करंट अफेयर से 45वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़ करके देखा। फिर इसके बाद हमने उसकी अवधारणा अर्थ बताए। इसके बाद हमने उसके प्रकार बताए, मूर्त, अमूर्त, बौद्धिक और प्राकृतिक। फिर यूनेस्को ने जितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट एमपी में, इंडिया में बनाई है 45, एमपी में जो बनाई है 3, इन सब के बारे में देखा। इसके बाद हमने उसका महत्व देखा, फिर उसकी प्रासंगिकता देखी, राष्ट्रीय विकास में योगदान देखा। इसके बाद उसके सामने कुछ चुनौतियां वो देखी, सरकार ने क्या प्रयास किए वो देखे। इसके बाद हमने एक निष्कर्ष देखा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए किसी ऐसे के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।